हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जो क्लास 9th है उसका साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसको हम एक ही वीडियो में देखेंगे, यानी ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मिश्रण के प्रकार सब देखेंगे हम, विधियाँ, पृथक्करण की विधियाँ और जितना भी एनसीईआरटी में हमें इस चैप्टर में दिया गया है उनको एक नोट्स टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को इसका पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो को देखें, नोट्स को देखें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए, जो एक साधारण व्यक्ति होता है ना, उसके लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे हमारा दूध, अब दूध में हमें क्या लगता है, सिर्फ पानी ही मिलता है। मक्खन, दूध, घी, मक्खन शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं ये होते हैं जल, वसा और प्रोटीन के मिश्रण। क्या होते हैं? वास्तव में जल, वसा और प्रोटीन के मिश्रण होते हैं। आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए, आधा तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। आपको याद करने का जो एफर्ट है ना वो कम लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, शुद्ध क्या होते हैं? जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। ये हम लोगों को लगता है, नॉर्मल जो हम इंसान है उनके लिए, बट जो वैज्ञानिक होते हैं, क्या वैज्ञानिक के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। कैसे होने चाहिए? सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। तो देखिए, जब एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और हमें क्या लगता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो। पर जो हम शुद्ध मानते हैं ना भाई, दूध, घी, ये सब शुद्ध हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, जल, वसा यानी फैट और प्रोटीन का मिश्रण होता है। अब आते हैं हम मिश्रण। अब मिश्रण होता है तो अब हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। जो मिश्रण होता है ना, वो क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है मिश्रण। तो मिश्रण में पहला होता है, क्या होता है, समांगी मिश्रण, ये पहला। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी यानी समान है, इसको नाम से याद रख लो, समांगी मतलब समान। तो इनकी बनावट कैसे होती है? समान। देखिए ये सब में एक जैसे है ना, ये कण एक जैसे हैं। इसमें क्या होती है, इनकी बनावट समान होती है। जैसे जल में नमक या जल में चीनी घोल देते हैं, पता चलता है हमें। इसे क्या कहते हैं? विलयन सॉल्यूशन भी कहते हैं। विलयन यानी हम सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। अब आते हैं हम विषमांगी मिश्रण, असमान बनावट। देखिए कोई ऐसा है, कोई गोल है, बहुत छोटे भी हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये विषमांगी, इनको मिलाएंगे तो अलग अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तेल और जल, समांगी मिश्रण को अगर मिला देते हैं तो इन्हें अलग बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, बहुत विधियां करनी पड़ती है। मतलब इसके लिए हमें पूरी अपनी जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का दिमाग है ना वो सब लगाना पड़ेगा। बट ये विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए, अच्छा, अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक और लोहे की छीलन मिलाएंगे तो हम इसको क्या है, इसे पृथक्करण विधि से अलग कर लेंगे, बीन बीन के। ठीक है। तेल और जल, इसको भी हम देख सकते हैं, ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण। अब हम आते हैं हमारी विलयन की संरचना, यानी सॉल्यूशन कैसे बनता है। अभी हमने आगे भी देखा था, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, सामांगी मिश्रण, यानी जो हो दोनों अच्छे तरह से मिल जाएं। विलय, विलय क्या होता है, कम मात्रा में होता है। क्या होता है ये? कम मात्रा में, जो क्या होता है, विलायक में घुलता है। अब विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनता है हमारा, विलयन। क्या बनता है? विलयन। विलय, इसका ऐसा याद रखो, विलय 3 वर्ड का ही है। इन तीनों चीजों में जो 3 वर्ड का है वो छोटा है, यानी कम घुलता है। ये कम मात्रा में होता है, ये काय में घुलता है, इस विलायक में। अब विलायक जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में। जो दूसरे घटक को मिलाता है, यानी इस विलय को अपने में मिलाता है, और ये दोनों मिलके क्या बनता है, विलयन यानी सॉल्यूशन। जैसे नींबू का पानी, नींबू का जल, यानी हमारा क्या, लेमन वाटर, सोडा जल, वायु और मिश्र धातु क्या है, विलयन के उदाहरण। इसको याद रखना है। क्या करना है, इनको हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन के उदाहरण कौन कौन से हैं।
देखिए बताओ कौन कौन से हैं। लेमन वाटर, सोडा जल, वायु। वायु और मिश्र धातु भी क्या है, मिश्रण के उदाहरण। ये वायु बहुत अच्छे से याद रखना, ये हमारे को एक एक मार्क्स में आ जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, विलयन की संरचना समझ गए कैसे बनता है। विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। विलय कम मात्रा में होता है और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। अब क्या देख रहे हैं हम कि विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। किसके, विलयन यानी सॉल्यूशन के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है बहुत छोटे होते हैं इनके कण। व्यास इनका क्या होता है, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटा होता है, यानी आंखों से देखे नहीं जा सकते। प्रकाश का फैलाव, फैलाव यानी वो टिंडल प्रभाव वाला था ना हमारा, इसको क्या बोलते, अरे पेन लेना है, टिंडल प्रभाव, आगे पढ़ेंगे हम। टिंडल प्रभाव इसमें दिखाई मतलब प्रकाश इसमें गुजरकर फैलता नहीं है, मार्ग इसमें दिखाई नहीं देता कि भाई यहाँ से गुजर के इधर पहुंच जाए, ऐसा दिखा फैलाव नहीं होता। इनका विलयन क्या होता है, स्थायी होते हैं। शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते। स्थायी मतलब शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते। जैसे हम घर में क्या करा हमने, हमारा पानी प्लस नमक हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये मिक्स करने के बाद जब हम अच्छे से मिलाने के बाद 5-10 मिनट बाद अगर इसको छोड़ देंगे तो अब क्या लगता है, नमक के कण नीचे बहेंगे, बिल्कुल नहीं बहेंगे। नीचे कहाँ बैठते, वो तो फिक्स घुल गया, विलयन क्या हो गया, स्थायी हो गया। छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब हमने जैसे पानी प्लस नमक को अगर हम अच्छे से मिक्स करके छानेंगे तो ऐसा होगा क्या कि नमक ऊपर छलनी में रह गया और पानी नीचे हो गया, हो ही नहीं सकता। इसको क्या है, छानने की विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, विलयन की सांद्रता। क्या देख रहे हैं हम, विलयन की सांद्रता यानी जो विलायक यानी जो अपना वो ज्यादा वाला पार्ट था ना हमारा, जैसे पानी, पानी की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ, जैसे कम था ना वो चम्मच में हमारे डायग्राम में था, उसकी मात्रा है वो क्या है, मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता। अगर सांद्रता की डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता। ओके, अब इसमें देखेंगे हम द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत। मतलब अगर द्रव्यमान दे रखा हो और विलयन का भी क्या दे रखा हो, द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलय यानी जो कम था उसका द्रव्यमान, भाग चिन्ह पूरे सॉल्यूशन का जिसमें वो घुल गया ना पूरा मिलके नया विलयन बना है, इसका द्रव्यमान इंटू 100। तो उससे क्या करेंगे हम, द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब प्रतिशत द्रव्यमान वाला निकाल लिया। अब कई बार क्या होगा, द्रव्यमान नहीं पूछ के आयतन प्रतिशत पूछ लेंगे। क्या कर लेंगे, आयतन प्रतिशत। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, वो कम था ना चम्मच वाला, विलय का द्रव्यमान लेंगे बटा, अब आयतन प्रतिशत पूछा है तो विलयन के आयतन का प्रतिशत, तो अब क्या करेंगे, विलयन का नीचे लिखेंगे भाग चिन्ह में आयतन इंटू 100। प्रतिशत का पूछते ही हम क्या करेंगे, इंटू में 100। फिर आया, अब ये तो पूछा था उसने द्रव्यमान बटा विलयन, द्रव्यमान बटा विलयन, पर यहाँ पूछा है विलयन के आयतन बटा आयतन प्रतिशत। यानी अगर उसने सिर्फ हमें आयतन प्रतिशत बोला, क्या बोला, आयतन प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, विलय का आयतन लेंगे, भाग चिन्ह जो विलयन नया बना है उसका आयतन लेंगे इंटू 100। अच्छा, एक वर्ड हमें बुक में मिलता है हमारा, संतृप्त विलयन। इस संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी निश्चित तापमान पर जब क्या होगा, किसी निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता हो, तब वो कौन सा विलयन हो जाएगा, संतृप्त विलयन। इसको हम ऐसा समझते हैं, हमने एक ग्लास में पानी लिया और एक ग्लास में है मान लो 100 ml जल। अब उसमें हम आधा किलो वो घोल सकते हैं क्या, नमक घुलेगा ही नहीं, चलेगी नहीं चम्मच हमारी, उसमें भी एक लिमिट में ही नमक घुल पाएगा। तो जो हम नमक जिस स्टेज पे घुलना बंद हो जाएगा ना, तो वो उसका क्या हो गया, संतृप्त हो गया, तब वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त। उसमें मतलब और ज्यादा नमक नहीं घुल सकते हैं। तो ये समझ में आई आपको विलयन की सांद्रता। इसमें क्या है, याद रखना है हमें,
द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा, तो यहाँ विलय, पहला तो विलय ही चलेगा, ऊपर तो विलय का द्रव्यमान, इधर विलय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत से पूछा है, इधर पूछा है विलयन के आयतन प्रतिशत से, बट इधर क्या पूछा है, आयतन प्रतिशत, और इधर भी पूछा है विलयन का आयतन, दोनों जगह आयतन तो दोनों जगह आयतन, एक जगह द्रव्यमान तो इधर द्रव्यमान, इधर आयतन पूछा तो आयतन, इधर द्रव्यमान पूछा, ऊपर तो सब जगह विलय आएगा हमारा, विलय। द्रव्यमान आगे दे रखा होगा तो द्रव्यमान कर देंगे, आगे आयतन दे रखा होगा तो आयतन कर देंगे, पीछे द्रव्यमान दे रखा है तो द्रव्यमान, आयतन दे रखा है तो आयतन, इधर आयतन प्रतिशत सिंपल भी लिखोगे तो ये लास्ट में सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन आएगा। अब हम देखेंगे निलंबन क्या है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कण क्या है, अलग अलग आकार के होते हैं, जिसमें विलय कण घुलते नहीं है, जो क्या है, मिक्स नहीं हो पाते कण, बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबित रहते हैं मतलब क्या होता है, ये शांत छोड़ देते हैं ना, तो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। देखो इसको इस डायग्राम से देखिए, एक बीकर है, उसमें हमने घोल दिया, ये कण क्या है, निलंबित कण की एक जो हमारे पास विशेषता है वो है ये आंखों से दिखते हैं। क्या होते हैं, हमें आंखों से दिखाई देते हैं। निलंबित कण क्या है, आंखों से दिखाई दे सकते हैं और प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी ये टिंडल प्रभाव इसमें बैठता है, टिंडल प्रभाव इसमें लगता है, आंखों से देखे जाते हैं। अब क्या करा, इन्हें शांत छोड़ दिया, शांत छोड़ने पर क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी ये अस्थायी है। अगर हम पानी छान लेंगे तो नीचे रह जाएंगे, इन्हें क्या है, छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या है ये, निलंबन। अब देख रहे हैं हम कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए टिंडल प्रभाव जो मैं अभी आपको बार बार बोल रही थी ना, ये वही है। ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इसमें भी क्या है, अलग अलग टाइप के शेप के क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कण। लेकिन कणों का आकार छोटा होने के कारण ये समांगी प्रतीत होते हैं। कणों का आकार इसमें क्या होता है, छोटा होने के कारण क्या होते हैं, ये समांगी प्रतीत होते हैं, जैसे दूध। कण छानन विधि द्वारा अलग नहीं होते, ये नॉर्मली छान के अलग नहीं कर सकते, इनके लिए अपकेंद्रीकरण, ये एक विधि है, हम आगे पढ़ेंगे इसको, इसके लिए अपकेंद्रीकरण विधि की आवश्यकता होती है। अब कण क्या है, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आसानी से फैला देते हैं। अब ये फैलाना ही टिंडल प्रभाव है। ये हमने विलयन बनाया एक, ये है कोलाइड विलयन बनाया। विलयन ये अपना जो नॉर्मल वाला था ना वो। अब कोलाइडी कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलने को क्या कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को फैलने को ही क्या कहलाया जाता है, टिंडल प्रभाव। ये देखिए इसमें से सीधे निकल गया, बट इधर तो फैल गया, सॉल्यूशन में तो सीधे निकल गया, फैला ही नहीं है अंदर, बट जो अगर ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन है, तो इसमें क्या है, ये फैल गया। अच्छा, कई बार एग्जाम में इसका उदाहरण भी पूछा जाता है, तो अगर उदाहरण पूछा है तो क्या बोलेंगे हम, घने जंगल में सूर्य की किरणें। अच्छा, ये हमने घर में भी देखा है, जब रोशनदान में से हमने देखते प्रकाश बहुत फैलता हुआ आता है वो, और ये जब जंगल हो, घने जंगल में है ना, प्रकाश कहीं से आता है तो पूरे जंगल में क्या है, सूर्य की रोशनी फैल जाती है। ये क्या है, टिंडल प्रभाव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज होगी ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। जैसे मैंने मैथ्स में छोड़ा क्लास 10th में कि भाई ये एग्जाम्पल क्लियर लिख रखा है कि भाई हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्यों टाइम खराब करना है। अब देखेंगे मिश्रण का महातुलनात्मक मैट्रिक्स, कुछ नहीं, एक हमने बनाई है टेबल। इसमें क्या है, हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण किस किस में होते हैं। अभी तक हमने सॉल्यूशन पढ़ा, कोलाइड पढ़े और निलंबन पढ़े, ठीक है। अब इनकी प्रकृति, विलयन क्या है, समांगी होती है इसकी प्रकृति, यानी सब कण एक जैसे होते हैं। कोलाइड क्या है, विषमांगी है, बट दिखता कैसा है, समांगी। निलंबन क्या है, विषमांगी। कणों का आकार हमने पढ़ा था, विलयन में बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ वाला, उससे भी कम होता है। इसके कण क्या होते हैं, कोलाइडी मध्यम आकार के, बट जो निलंबित के कण, निलंबन के कण होते हैं बहुत बड़े होते हैं, आंखों से दिख जाते हैं, ऐसे बड़े भी नहीं पत्थर, पर ये क्या है, बैठ जाते हैं ना नीचे, हमने पढ़ा था ना, तो ये वही है। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का मार्ग विलयन में नहीं दिखाया था, बताया था हमने, दिखाई नहीं देता। कोलाइड में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, डायग्राम भी देखा हमने। बट निलंबन में कब दिखता है, जब दिखता है प्रकाश का मार्ग, जब तक कण बैठ न जाए, सारे बैठ जाते हैं तो तब तक दिखता है।
अब स्थायित्व, इसके कण स्थायी होते हैं, नीचे नहीं बैठते, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी में नमक घुल गया। इसके कोलाइड के भी कण स्थायी कब तक होते हैं? स्थायी रहते हैं, क्योंकि इसके कण भी नीचे नहीं बैठते, कोलाइड उड़ते रहते हैं। ऐसा पढ़ा था ना, स्थायी क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। बट जो निलंबित है अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ी देर शांत बैठने पे क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। पृथक्करण, जब पूरा ही घुल गया तो छानन विधि से अलग होगा ही नहीं। कोलाइड है, ये मैंने अभी पढ़ाया था, ये नॉर्मली छानने से अलग नहीं होते, इनके लिए अपकेंद्रण विधि का यूज करना पड़ता है। अब आते हैं हम छानन विधि से। निलंबन में क्या है? जब नीचे बैठ गया तो ऊपर का पानी छान देंगे, ऊपर का जो हमारा लिक्विड है वो छान देंगे, तो छानन विधि से भी निलंबित के कण को अलग कर सकते हैं। अच्छा, ये फेवरेट एग्जामिनर का, इसमें क्या है? कोलाइड के घटक और प्रकार। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था विलयन में विलेय के समान घटक अगर होगा, दोनों एक जैसे होंगे, विलयन में क्या होगा? विलेय के समान घटक होंगे, तो वो होगी परिक्षिप्त प्रावस्था। देखिए क्या होगी वो? विलयन में विलेय यानी कम जो है ना, वो चम्मच वाला प्रोडक्ट जो हमारा बहुत कम मात्रा में होता है, उसके समान घटक। और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वह घटक ये क्या होता है? वह घटक जिसमें प्रावस्था क्या होती है? निलंबित अवस्था में रहती हो, यानी क्या है? जब छोड़ दो तब नीचे बैठ जाए। तो आपको इन सबसे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी टेबल है। क्या है हमारी टेबल? क्वेश्चन जहां से बनता है वो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। द्रव और गैस दोनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा? एरोसोल। उसको क्या बोलेंगे? एरोसोल। जैसे कोहरा और बादल, ये हमारे एरोसोल के उदाहरण है। काय के उदाहरण है? हमारे एरोसोल के उदाहरण है। एरोसोल बना, उदाहरण है कोहरा और बादल। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। द्रव और गैस मिलके क्या बन रहा है? एरोसोल। ठोस और गैस मिलके क्या बन रहा है? ये भी एरोसोल। क्या बना? धुआं। गैस और द्रव मिलके बना हमारा फोम, जैसे शेविंग क्रीम और ये आते हैं ना, फोमिंग फेस वॉश, ये सब। शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है, बरसों से चला आ रहा है, अब तो मॉडर्न टाइम आ गया। अगर एग्जाम्पल अलग से पूछे जाए तो हम इसका एक एग्जाम्पल, ये हमारा जो होता है ना, क्या कौन सा वाला फेस वॉश होता है? वो फोमिंग फेस वॉश, वो भी लिख सकते हैं। तो शेविंग क्रीम फोम वाली आती है, तो पहले वो भी आती है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, द्रव द्रव मिलके क्या बन रहा है? इमल्शन। ये वर्ड भी फेवरेट है। इमल्शन क्या होता है? द्रव द्रव। इसका उदाहरण है दूध और फेस क्रीम, जो आती है ना हमारी व्हाइट वाली क्रीम, व्हाइट या जेल वाली। अब देख रहे हैं हम, ठोस में द्रव जाएगा तो क्या बनेगा? सोल। उसको बोलते हैं सोल। जैसे कीचड़, ठोस में क्या मिला? द्रव, और द्रव में मिलेगा ठोस, तो ये बनेगा जेल। क्या बनेगा? जेल। जैसे जेली, पनीर। अच्छा, ये तो है, पहला वाला तो है हमारा और ये है दूसरा। इन दोनों को याद रखना है। क्या याद रखना है? ये द्रव है और ये गैस है। इनको एक दो बार आप अच्छे से देख लीजिए, इनको क्या है अच्छे से देख लीजिए, ताकि क्या है, द्रव प्लस गैस मिलके क्या बनाएंगे? अच्छा, द्रव में गैस मिलाएंगे तो यानी एरो, एयर है ये, गैस एयर है, तो इसको बाद में लिखा सोल, थोड़ा सा सोल माना हमने द्रव को, तो इसको हमने लिख दिया। आगे कुछ नहीं, इसको याद करने के लिए अपन को जैसे बना पाए तो वैसे हम अपना सिर्फ दिमाग लगा के इसको याद रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, तो इसलिए याद करना है। मतलब जब जाके ये आपको एग्जाम में यूं नहीं लगेगा कुछ नया नया है, इसको देखिए। ठीक है, कोहरा बता दिया, ये कोहरा, बादल, शेविंग क्रीम, इनके उदाहरण भी बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में ये ज्यादा पूछे जाते हैं कि इनके उदाहरण। एरोसोल आएगा, ये एरोसोल, फोम की, अच्छा फोम तो शेविंग क्रीम याद आ जाएगा, इमल्शन से दूध, फेस क्रीम, सोल, कीचड़, जेल, जेली, पनीर, ये उनके उदाहरण बहुत ज्यादा याद रखने हैं। अब देखिए,
भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन, इसमें हम क्या है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन कैसा कैसा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, ये है परिक्षिप्त प्रावस्था, अरे ऊपर ही लिख सकते हैं, हाँ ये है हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था पहला वाला, तो और ये दूसरी वाली है क्या है, ये हमारा परिक्षेपण माध्यम, ये जो है ना ये क्या है परिक्षेपण माध्यम। मैं यही लिख रही थी पहले पर पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, फिर मैं भूल गई एकदम, अभी याद आया मुझे कि ये क्या है, ये है प्रावस्था और ये है माध्यम, ठीक है, यानी ये विलय है एक तरीके से, और ये है हमारा वो अवस्था जिसमें हम घुलेंगे। अब है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं ना उसमें परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था, रंग, जैसे अवस्था, रंग, कठोरता में परिवर्तन। रासायनिक संगठन एक जैसा ही होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम पेड़ को काट देंगे तो क्या बनेगा, लकड़ी। जल को उबाल कर क्या बना रहे हैं, वाष्प, ठीक है। बर्फ पिघल रही है तो बन रही है द्रव, पानी। जल में नमक का घुल गया, तो इसमें सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुए हैं, ऐसा थोड़ी हो गया कि बर्फ पिघल के पानी ही बना है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है। बस रासायनिक संगठन तो वो पहले भी पानी से ही बन रहा था, अभी भी पानी से ही बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होते हैं, एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके क्या करता है, अपने रासायनिक संगठन में क्या लाता है, परिवर्तन, क्या बनता है, नया पदार्थ। ये बनाता है नया पदार्थ, बट इसमें नया पदार्थ नहीं बनाते। जैसे लकड़ी और कागज जला देंगे अपन तो क्या बनेगा, वो ऐसे बारीक बारीक वो लकड़ी जल जाएगी तो कोयला बनेगा, कागज भी जल जाएगा, तो लकड़ी बनके क्या बनेगा, कोयला। पर आपको लगता है अपन कोयले को वापस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं। एक इसका ये है भौतिक परिवर्तन को वापस चेंज कर सकते हैं हम। जैसे हम बर्फ को पिघाल देंगे तो वापस जो पानी है उसको बर्फ जमा सकते हैं। अलमारी में जंग लग गया, अब वो जंग तो अलग ही केमिकल रिएक्शन होगी, जंग तो खाना पक गया, भोजन का पाचन जो हमारे पेट में जाके पच जाएगा। जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विघटित होना, H2O तोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन, ये उदाहरण भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं जो हमारा शुद्ध पदार्थ है, क्या है हमारा शुद्ध पदार्थ, तत्व पहला, क्या है हमारा शुद्ध पदार्थ पहला, तत्व। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सबसे पहले किस वर्ड का यूज किया, तत्व। यह पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी ये एक तरह का परमाणु है हमारा, ठीक है। ये पदार्थ का मूल रूप है, और हम नहीं पढ़ते क्या परमाणु, अणु, ये सब, तो ये लास्ट में जैसे परमाणु ही बचता है, तो इसमें भी क्या है, ये पदार्थ का मूल रूप है जिससे इससे आगे नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इस पदार्थ क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। अब जो धातु है तो हम सबने देखी है, सोना, सोने की ज्वेलरी सबने देखी, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब। तो इनमें एक इनकी ये किनको क्या बोलते हैं, धातु है। अब इनकी देख रहे हैं विशेषताएं, चमकीली होती है यानी इनमें चमक होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें ताप और विद्युत दोनों चलता है, यानी ये विद्युत की सुचालक होती है। तन्य, तार की तरह खींचे जा सकते हैं, जैसे 1 ग्राम सोना है ना, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्या बन सकता है, लंबा तार। क्यों, ये क्या है, इसकी तन्यता को बता रहा है। आघात वर्धनता, चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, चादरों के रूप में। अरे अच्छा, वो टीन की चादरें, लोहे की चादरें देखी ना सबने, कई घरों में डली रहती है, पहले तो दिखती थी। प्रतिध्वनि पूर्ण, यानी इसमें आवाज आती है, यानी आवाज कैसी होती है, प्रतिध्वनि पूर्ण, यानी इसमें आवाज होती, ध्वनि पूर्ण, कुछ तो में ध्वनि आती है कुछ में नहीं आती, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है ये। सोना देखा, चांदी देखा, लोहा देखा आप सबने, सोडियम धातु है, चाकू से कट जाती है, सबसे नरम धातु है सोडियम, ये लिख देती हूं मैं,
सबसे नर्म धातु क्या है? सोडियम, याद रखना आप। पारा, ये भी एक धातु है पर ये क्या है? कमरे के ताप पर द्रव। अच्छा, पारा जो थर्मामीटर होता था ना पहले, वो जो पहले जो चलता था, अब तो क्या है ये सारे डिजिटल थर्मामीटर हो गए। पहले सब जिनके पहले पुराने घरों में तो थे, हमारे घर में भी था, आप सबने भी देखा ही होगा। तो उसमें क्या भरा होता था? पारा। वो भी धातु है पर वो क्या होती है? तरल, कमरे के ताप पर। अब अधातुएं क्या होती है? विभिन्न रंगों की होती है। ताप और विद्युत की कुचालक। अगर अंतर पूछे तो पहले वाला में तो है चालक और ये है कुचालक। ये चमकीली और आघातवर्धनीय नहीं होती, यानी इसमें क्या है? इसको चादरों के रूप में नहीं ढाला जा सकता और ये चमकीली नहीं होती। हाइड्रोजन, इसके उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन, याद रखिएगा। अब जो उपधातु है ना, इसमें क्या आता है? धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं। मतलब इसमें कुछ तो है ना, चमकीली होती है, कुछ चमकीली नहीं होती है, कुछ धातु के सुचालक होती है, कुछ कुचालक होती है, दोनों के गुण होते हैं। अब इनके उदाहरण देखेंगे हम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उदाहरण सबके याद रखिएगा, ठीक है। अब एक शुद्ध तो हमने क्या देखा? शुद्ध पदार्थ तत्व। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? यौगिक। अब यौगिक जो है वो क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में क्या बनाते हैं हम? रासायनिक संयोजन से पदार्थ। अच्छा, एक उदाहरण अभी याद आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा H2O यानी जो जल है, वो भी क्या है? एक यौगिक है। क्या है? जल भी एक यौगिक। अच्छा, कैसे? हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। क्या बना रहे हैं? हमारे जल। अब देखिए, मिश्रण लोहा है और प्लस सल्फर क्या करते हैं? केवल मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण। बट चुंबक लाने पर लोहा क्या होता है? आकर्षित होता है। क्या करता है? आकर्षित होता है। तो इसमें क्या है? जो गुण तत्वों के गुण एक जैसे ही होते हैं। जो लोहे का गुण है वो लोहा ही दर्शाएगा, बट जो हमारा सल्फर है उसके गुण सल्फर ही दर्शा रहा है। तो लोहा अपना गुण क्या है? खींचने वाला, जो क्या होता है? चुंबक के प्रति आकर्षण, तो दिखा रहा है। अब इनको तीव्र ताप पे क्या करा? गरम। अब गरम करने पर ये क्या बन गया? यौगिक। मिश्रण मिलाया था, अभी मिलने पे तो अपने अपने गुण थे इनके दोनों के पास, पर्सनल, बट गरम करा बहुत तेज ताप पे, क्या बन गए? यौगिक। गर्म करने पर यौगिक बनता है। अब इस पे चुंबक का असर नहीं होता। नए पदार्थ के गुण पूरी तरीके से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसमें तो क्या है? हर तत्व का अपना गुण बरकरार है, बट इसमें नए पदार्थ के गुण पूरी तरीके से अलग होंगे। इस पे चुंबक का कोई असर नहीं होगा। इस पर चुंबक लाने पर लोहा क्या होगा? आकर्षित होगा। ओके। अब हम मिश्रण और यौगिक में अंतर देखेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, मिश्रण क्या है? तत्व या यौगिक केवल मिलते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनता। अभी पढ़ा है ना, सिर्फ मिला देते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनता। बट जो यौगिक होते हैं ये क्या करते हैं? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब संगठन, इसका संगठन परिवर्तनीय होता है। क्या होता है? परिवर्तन, बदल सकते हैं इसको कैसे भी, किसी भी, चाहे हम थोड़ा सा, हाँ कुछ और बताती हूँ मैं आपको। नमक शक्कर हमने मिक्स करी ऐसे ड्राई कितनी भी नमक कितनी भी शक्कर बना तो लिया मिश्रण। बट यौगिक क्या होता है? स्थायी होता है, इसका संगठन इसमें फिक्स रहता है। जैसे जल बनाएंगे यानी H2, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही हमको लेना पड़ेगा। अब इसके गुण, मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण में हर का अपना अपना गुण होता है, हर एलिमेंट का। बट गुण है जो है ना यौगिक में, उस नए पदार्थ के ही गुण मिलते हैं अपन को, पुराने के सब अलग हो जाते हैं। यानी नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। वो उदाहरण लिया था ना हमने, सल्फर और फेरस वाला, लोहे वाला। तो लोहा अब कहाँ चिपक रहा था? चुंबक के, बट पहले चिपक रहा था। पृथक्करण, घटकों को भौतिक विधियों यानी भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते थे? हम अलग कर सकते हैं, छान के, चुंबक द्वारा, वो सल्फर फेरस वाला। बट जब इनको क्या कर दिया हमने? रासायनिक क्रिया करा दी, यानी बना दिया यौगिक, तब क्या होगा? घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अब हमने क्या करा? अब हम इसको एक लाइन में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने अभी। समरी है ये एक तरीके से। पदार्थ का संपूर्ण वर्गीकरण। पदार्थ है ठोस, द्रव, गैस। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध में क्या है? निश्चित संगठन, बट मिश्रण में कोई भी संगठन ऐसा निश्चित नहीं है। शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व।
सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। तत्व यानी सबसे लास्ट है, तत्व को से आगे कुछ है ही नहीं। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई है तत्व। तांबा, ऑक्सीजन, लोहा। बट यौगिक में क्या है, नियत संगठन है। तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर ही यौगिक बना है। नियत संगठन रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा तत्वों में विघटित होता है, जैसे जल, चीनी, नमक, ये मिला दिया हमने, तो ये क्या है, ये यौगिक है। अब है समांगी विषम। समान एक जैसे घटक है, जैसे जल में चीनी, जल में नमक, बट विषमांगी असमान संगठन है। कोलाइड, विलयन, निलंबन, जैसे बालू और नमक, तेल और जल, ये क्या है, विषमांगी के उदाहरण। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होंगे, उसका वीडियो बनेगा एक, तो आप उसको जरूर देखिए, चैप्टर को पूरा देखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। बाय बाय।